प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं पिछले क्लास की, कक्षा 9th की। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला नंबर प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ... आदि प्राकृतिक संख्याओं को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सारी ETC जितनी भी संख्याएं आती हैं वो क्या आपकी कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर, इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। होल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं में, इसकी परिभाषा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें अगर हम 0 मिला दें तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। उसकी डेफिनेशन ये होगी हमारी, जिसे पूर्ण संख्या को W द्वारा निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा पूर्णांक, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, इसे हम Z से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं पहले। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्याओं की सारी गिनती हमारे पास लिखी हुई है। अगर हम इसमें -1, -2, -3, -4 मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं हमारी, वो अगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। और ये -1, -2, -3, -4, -5 ... ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इंटीजर को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब 1 से लेकर के जितनी भी, मतलब 0 से जितनी भी बड़ी संख्याएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक इंटीजर, धनात्मक इंटीजर कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। और 0 से जितनी भी छोटी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं,
ऋणात्मक इंटीजर कहलाती हैं, ऋणात्मक इंटीजर कहलाती हैं। जैसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और जीरो आपका क्या होता है? जीरो ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं होता है जीरो। ना तो धनात्मक और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। फर्स्ट नंबर है धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इसके बारे में देख लेते हैं। शून्य से बड़े पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 कामा डॉट डॉट डॉट, ये सारी ही चीज़ें होती हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। शून्य से जितनी भी छोटी संख्या होती हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, सारी चीज़ें जो आपकी कहलाती हैं क्या चीज़? नेगेटिव इंटीजर कहलाती हैं। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, जो संख्या p अपान q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q शून्य के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब किसी भी संख्या को p अपान q के रूप में अगर लिखा जाए और q नॉट इक्वल 0, मतलब q के बराबर 0 ना हो, अगर q के बराबर हमारा 0 नहीं होता है तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारा परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण ले लिया जाए 3/4, 7/5 या 4, मतलब 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 भी हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को अगर मैं कहूँ कि 4/1 हम लोग लिख दें तो ये p अपान q के रूप में हो गई, और q नॉट इक्वल 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब 4 भी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। 22/7 भी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। 22/7 है, फिर -3 है, -3 को भी हम लिख सकते हैं -3/1, मतलब q नॉट इक्वल 0, मतलब p अपान q का मान 0 नहीं होगा तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं उसे कहते हैं जो संख्याएं p अपान q के रूप में न लिखी जा सकें, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 को नहीं लिखा जा सकता p अपान q के रूप में, क्योंकि इसका मान हमारा पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है। √3 का भी मान दशमलव में आता है, और पाई इत्यादि ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। पाई और 22/7, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 22/7
और पाई। पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, एग्जैक्टली नहीं, लगभग। ठीक है, तो ये 22/7 जो हमारा है ये पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगी। और पाई जो हमारा है वो अपरिमेय संख्या है, जैसे नोट में हमने लिख दिया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब हमारी टॉपिक आती है वास्तविक संख्याएं, जो हमारा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या हमारी वो चीज़ें होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय, मतलब परिमेय तथा अपरिमेय, इन दोनों संख्याओं को अगर हम लोग मिला दें और इन दोनों संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो दोनों समूह होता है वही हमारी क्या चीज़ें कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रमेयिका, प्रमेयिका का मतलब होता है लेमा। ठीक है, तो हम प्रमेयिका के बारे में पहले समझ लेते हैं, लेमा क्या होता है उसके बारे में। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले से ये कोई चीज़ है जो सिद्ध की जा चुकी है, प्रमेयिका, और हम किसी कथन को हम सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। माना दिया है 21 5 से बड़ा है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से। तो मतलब 21 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो क्या होगा, 5 चौको 20। ठीक है, 20, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा, तो हमने शेषफल को लिख लिया 1। ठीक है, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या लिख सकते हैं, 21, 21, मतलब ये आपका है 21 बराबर 5 गुणे 4, शेषफल कितना बचा, 1, शेषफल 1 बचा, तो हमने लिख लिया। तो मतलब जो हमारा होता है 0 लेस देन एंड इक्वल 1, जो शेषफल हमारा बचता है वो 0 के बराबर या 0 से कम आना चाहिए। मतलब शेषफल 1 अगर आया है, 1 से कम आए और बराबर भी आ सकता है, और 5 से बड़ा आना चाहिए, मतलब 5 से बड़ा। जैसे 0 शेष से छोटी, 0 शेष से छोटी या बराबर रहेगी, और शेष भाजक से छोटा रहेगा, जो शेषफल रहेगा भाजक से छोटा हमेशा रहेगा। जैसे 5 से छोटा हमारा क्या है, 1 है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन की जो डिफिनेशन है। माना a b से बड़ा है, तो हमने मान लिया b को भाग देना है किसमें, a से, b से भाग देना है a में। तो हमने भाग देने पर मान लो कोई संख्या है प्राप्त हो गई q, और q प्राप्त हो गई, और भाग देने पर मान लो कि शेषफल हमारा r प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिखे थे, अभी यहाँ लिखे थे हम, जैसे हमारा 21 बड़ा है 5 से, तो हमने क्या लिखा, 21 5 से हमने भाग दिया, तो 5 चौको 20, शेषफल हमारा क्या बच गया था, 1 बचा था हमारा। तो हमने अभी क्या लिखा था, 21 बराबर 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस 1 के लिखा था हमने। तो वही चीज़ है, a बराबर बी क्यू, मतलब b इंटू क्यू प्लस शेषफल r, जो हमारा यहाँ शेषफल बचा होगा r, कामा 0 लेस देन एंड इक्वल r, मतलब
जो r का मान है वो 0 के बराबर या उससे छोटा होगा और b से बड़ा होना चाहिए, मतलब b बड़ा होना चाहिए r से। ये चीज़ें हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक अलग चीज़ें जो दी जाएं, पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, मतलब वहाँ हमारे पास स्थिर है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब जो हमने भाग दिया था a को b से तो क्या मिला था b इंटू क्यू प्लस शेषफल r बचा था, उसको हमने लिखा जहाँ शून्य मतलब जो 0 है r से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, मतलब शेषफल से हमारा छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, और r b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो r हो वो b से छोटा होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब है r जो हमारा शेषफल है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 के छोटा होगा, और b से छोटा हमारा r होगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके पहले हम एल्गोरिथम की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, सीरीज होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को प्रदान करता है। मतलब एल्गोरिथम हमारा क्या है, एक स्टेप वाइज है, मतलब चरण 1, चरण 2, चरण 3, ये सारे स्टेप हैं जो स्टेप वाइज हमें दिखाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ों को एक उसकी समस्याओं को हल करने के लिए हम एक प्रक्रिया का, एक विधि का मतलब स्टेप का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जहाँ तक आंसर ना मिले हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। दो धनात्मक पूर्णांक हों, मान लीजिए c और d, मतलब c बड़ा हो d से, का HCF ज्ञात करने के लिए चरण निम्न है। चरण नंबर फर्स्ट, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ प्लस R। जैसे हमारा सूत्र था A बराबर DQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन वाला, यूक्लिड विभाजन उसी के आधार पर हम लोग कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन में। बस यहाँ क्या दे दिया गया है, C और D दे दिया गया है, ठीक है। मतलब C बराबर डी क्यू प्लस R, जहाँ 0 लेस देन एंड इक्वल, ये लेस देन है, छोटा है, और बराबर किसके, R के, और D से R क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब R ग्रेटर देन लेस देन D हो तो तब। जैसे माना हमने ले लिया क्या चीज़, हमने ले लिया C और D, C बड़ा है D से, तो हमने C को भाग दिया D से, भाग देने पर हमारा आपका भाजक क्या बना, Q बना, शेषफल क्या बना आपका, R बना। उसी को फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर DQ प्लस R, यूक्लिड के अनुसार। किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हमने लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से जब तक ये शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम ये प्रक्रिया चलाते रहेंगे, वो भले ही चरण 1 में कंप्लीट हो जाए चाहे चरण 2 में कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद हम चरण सेकेंड देख लेते हैं। यदि r बराबर 0 है तो, यदि मतलब r का मान 0 है तो d पूर्णांकों को c और d का HCF कहते हैं। अगर r का मान हमारा 0 मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, d और c का क्या हम लोग कहेंगे, इस d और c का हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। यदि r 0 के बराबर नहीं है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें, मतलब फिर आगे बढ़ें, फिर स्टेप बढ़ाएं। अगर यही r का मान हमारा 0 नहीं आता है तो हम स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं चरण नंबर 3 पर। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है
जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। जो प्राप्त भाजक आपका होगा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जो यहाँ बचेगा भाजक में, भाजक वही होता है, जैसे यहाँ D है, फिर यहाँ भाजक आपका R हुआ, फिर भाजक R1 हुआ, जो भाजक बचेगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो हमने फिर दूसरे स्टेप में क्या लिया, मतलब आपका R शेषफल हो गया, तो फिर हमने D को उतारा, D को लिखने के बाद फिर हमने R से भाग दिया, तो मतलब R1 मिला और यहाँ Q1 मिला, फिर R को उतारा। ऐसे स्टेप जब तक नहीं खत्म हो जाएगा, 0 जब तक नहीं आ जाएगा शेषफल, तब तक हम लोग चलते रहेंगे। यही यूक्लिड विभाजन की नियम है कि जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक आप उस प्रक्रिया को करते रहें, और जब 0 आ जाए तो अब भाजक को ही हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। नोट हम लोग पढ़ लें, पहले कुछ नोट्स दिए गए हैं। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम को केवल आपका क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है। यहाँ ऋणात्मक के लिए नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमारी जो सिलेबस में दिया गया है क्लास 10th में, वो ऋणात्मक के लिए नहीं है, सिर्फ धनात्मक के लिए है। परंतु इसे सभी पूर्णांकों b बराबर 0 को छोड़कर के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन हम इस तथ्य पर यहाँ विचार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। हम उदाहरण नंबर फर्स्ट पहले देख लेते हैं। दिया है 40, 52 और 12 576, मतलब 4052 और 12576 HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हल देखते हैं हम लोग। हल है आपका, यहाँ जो चीज़ें बड़ी होती हैं उसी में भाग दिया जाता है छोटे वाले से। 12576 बड़ा है 4052 से, तो हमने 12576 को 4052 से भाग दिया, तो वो 3 बार में जाएगा। 3 दूना के 6, 3 5 15, हासिल 1, 3 गने 3, 0 में गुणा कराएंगे 3, मतलब 0 हो जाएगा, और हासिल जो बचा था आपका 1, वह 1 लिख लीजिए। 4 3 12 12, 12156। इसको घटाएंगे, इतने में से 12576 में से 420 बचेगा। फिर 420 हमारा अभी शेषफल बचा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ अगर शेषफल बचा हुआ है तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम उसकी डिफिनेशन पे आ जाएंगे। उसकी डिफिनेशन क्या कहती है, उसकी डिफिनेशन कहती है ए बराबर BQ प्लस R अगर है, और जहाँ R बराबर अगर 0 ना हो तो उसके बाद हम सारा स्टेप लिखते जाएंगे जब तक कि वो 0 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने 12576 को भाग दिया, तो क्या क्या हुआ, 4052 से हमने भाग दिया था, वो कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल कितना बचा, 420, मतलब R बराबर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं मिला, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, 4052 को हम लोग 420 से भाग देंगे, वो 9th बार में जाएगा डिवाइड करने पर, तो आपका हो जाएगा 9 × 0 0, 9 दूना के 18, 18 को 8, हासिल 1, 9 चौको 36 और हासिल 1 बचा 37, 37 80, 3780। 4052 में से घटाएंगे आपका 272 आएगा। 272 को हम फिर 420 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 420 में। तो अब फिर उसके बाद उसको लिखना पड़ेगा हमें क्या, 4052 को हमने उसी स्टेप द्वारा, जैसे हमने 420 गुणे 9 प्लस शेषफल कितना बचा 272, अभी भी 0 नहीं है तो R 0 के बराबर नहीं है। उसके अलावा फिर अब ऐसे ही करते करते पूरा स्टेप जाएंगे। 272 420 इंटू एक बार जाएगा, 272 कितना बचा, शेषफल 148, फिर 272 को हम लिख लेंगे 272 गुणे 1 148, 272 में से 148 जाए 124 बचेगा। फिर 124 को डिवाइड करेंगे 148 में, 148 को डिवाइड करेंगे 124 से, और एक बार में जाएगा तो 124 करने 124,
124 में से 48 जाए, टोटल सिर्फ बचेगा आपका क्या चीज़, 24 बचेगा। फिर 24 को हम 124 रहने दें, अब 124 उतार लेंगे, 124 उसको हम भाग देंगे 24 से, वो जाएगा 5 बार में, 24 5 120। अब हमारा हाथ कितना बचेगा, 120 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 4। आपका शेषफल अभी भी 4 बचा हुआ है। फिर हम 24 को लिखेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौका 24। अब जाकर के हमारा शेषफल क्या मिला, 0 मिला। इसी प्रकार से ये पूरा स्टेप लिखा गया है जब तक कि हम 0 ना लिखें। मतलब 148 गुणे 124 गुणे 1 प्लस 24 ये वाला लिखा गया, r 0 के बराबर नहीं है। लास्ट वाला हमारा है 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, मतलब जब तक कि 0 नहीं आ गया r बराबर 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए 40, 52 और 12 576 का HCF कितना होगा आपका, 4 होगा। तो HCF 40, 52 का 12,576 का HCF आपका 400